गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और फिलहाल वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक करने का। आज 26/11 है और 26/11 की वो एक दिल दिला देने वाली जो तस्वीर है खुद ब खुद जहन में आ जाती है और फिर उन तस्वीरों को एकाएक याद करके अंदर से सब सहम उठते हैं कि उस दिन मुंबई के साथ क्या हुआ था, उन लोगों के साथ क्या हुआ था। जी हाँ, मुंबई हमलों को याद करें तो आज भी हर भारतीय के जहन में ताज होटल की एक खिड़की से निकलते आग जो है वो कौंध जाती है। रात में सड़क पर गोलियां बरसाते हुए दौड़ती ये कार आती है और फिर आता है अजमल कसाब का वो फोटो जिसमें उसके हाथ में बंदूक और कंधे पर बैग लटका हुआ है। जब तक अब यह साफ हुआ कि यह बड़ा आतंकवादी हमला है, तब तक मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारी और सिपाही आतंकवादियों को गोलियों का शिकार बन चुके थे। लेकिन आतंक की कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना ना टहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे, मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरिमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे और खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। और आज का दिन जब हम फिर से इस दिन की जब इस दिन की बरसी आती है और जब हम फिर से उन शहीदों को ट्रिब्यूट देते हैं तो फिर एकाएक वो तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है, वो धुआं निकलता हुआ सामने आ जाता है जो आज 26/11 के हमलों की जो है वो एकाएक पहचान बन चुका है। कुल मिलाकर 26/11 के हमलों का असर भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ा और हमलों से भारत की जनता इतनी नाराज हो गई कि सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का दबाव पड़ने लगा और दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई। मई 2010 में मुंबई हमलों को लेकर विशेष अदालत का फैसला आया और अदालत ने भारत में कैद आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई। भारत का आरोप है कि हमलों के मुख्य आरोपी अब भी पाकिस्तान में हैं और हाल ही के दिनों में दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए। लेकिन मुंबई का घाव ऐसा है जिसे भरने में कई पीढ़ियां शायद लगेंगी और मुंबई हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर गहरा धब्बा लगाया है और ये जो धब्बा है वो अब तक लगा आ रहा है, जो अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब हम इस आतंकवाद की बात करते हैं तो एकाएक तस्वीर जो है वो पाकिस्तान की सामने आने लगती है। कश्मीर की हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पाकिस्तान के बीच तटस्थ रुख अपनाता रहा, लेकिन मुंबई हमले ने हमें दिखा दिया कि पाकिस्तान के चरमपंथी कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। कुल मिलाकर आज हम इस दिन को याद करते हुए बात एक बार फिर से हमलों की करेंगे, लेकिन फोकस सिर्फ भारत पर नहीं रहेगा बल्कि दुनिया में ये जो एक आतंक है उसका अंत कैसे हो, हम आज उस पर बात करेंगे। तो चलिए 26/11 की बरसी और इस दिन को एक बार फिर से, इस दिन की उन बातों को और उस आतंक को याद करते हुए हम दुनिया के उस आतंक की बात करेंगे और उसके अंत की बात करेंगे और एक सवाल उठाएंगे कि आतंकवाद को बिना समझे, बिना इसका मूल्यांकन करते हुए, बिना इसका आकलन करते हुए इसका समाधान खोजना आखिर कितना इजी है, कितना आसान है। इसी सवाल के साथ चलिए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। आतंक का अंत कैसे, ये कोई नया सवाल नहीं है क्योंकि जब भी कोई ऐसी आतंकी घटना, आतंकी वारदात किसी भी दुनिया के किसी भी देश में हुई हो, ये जो सवाल है एकाएक खुद खड़ा हो जाता है कि आतंक का आखिर अंत कैसा हो। इस पर विशेष डिबेट्स चली हैं अब तक इस पर कई डिस्कशंस हो चुकी हैं और हर कोई करता है। लेकिन विश्लेषक जो हैं वो कहते हैं और जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जब भी हम टेररिज्म पर बात करते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका भी अक्सर यही कहना रहा है कि आतंकवाद अपने आप में एक शब्द तो है, लेकिन उस आतंकवाद से बहुत से पहलू जुड़े हुए हैं जिसको समझे बगैर उसका समाधान जो है वो कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर दुनिया का सिर्फ एक देश भारत ही नहीं है जो इस आतंक
से ग्रसित है, बल्कि दुनिया के तमाम जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी इस आतंक का दंश कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आतंकवाद के इस शब्द को समझें और इससे जुड़े हुए तमाम सवालों पर नजर डालकर उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, आपका ओपिनियन जानने की कोशिश करें। 26/11 की बरसी के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया और उन शहीदों को किस तरीके से ट्रिब्यूट दिया, उनको याद किया, श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद को ही खत्म करने के लिए किस नई नीति की उन्होंने बात की कि जिससे आतंक का दंश झेल रहे तमाम दुनिया के दूसरे देश भी इसका अंत कर सके। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके साथ साथ उनके बाद हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि 26/11 हमले के दौरान कई ऐसे विदेशी भी थे जो इन 3 जगहों पर मौजूद थे उस वक्त और उन्हें भी इस आतंक का जो है वो सामना करना पड़ा। उनकी भी जो है इस टेरर अटैक में मौत हो गई। तो ऐसे में आज भी देखा जाए तो जब जब ये दिन वापस आता है, जब जब ये बरसी आती है, तो उसके बाद एकाएक ना सिर्फ भारत में रह रहे लोग एक बार फिर से सहम उठते हैं और अपना जो रोष है वो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाते हैं, बल्कि विदेश में भी इस तरीके का जो रोष है वो निकलकर सामने आता है। इस बीच इंडो अमेरिकन का भी क्या कुछ कहना है, आज के दिन उन्होंने किस तरीके से विदेशी धरती पर रहकर अपना जो रोष दिखाया और क्या कुछ उनका कहना रहा पाकिस्तान को लेकर, एक आतंक के अंत को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहा, हम आपको वो भी सुनाएंगे। तो दोनों जो चीजें हैं वो हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं। सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंक के अंत को लेकर किस नई नीति की वो बात करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। साथ We are gathered here today to remind the US government that it's been 12 years since the heinous act of Mumbai terror attacks were committed, and we hope that the new administration, when it comes, will take every step possible to bring the perpetrators to justice. They are living freely in Pakistan. It's been 12 years, 166 people were killed, out of which 6 were Americans, and it is about time that the perpetrators are brought to justice, and they should not be allowed to live freely like they are doing in Islamabad and Karachi and other parts of Pakistan. Gathered here as Indian Americans in front of the Capitol Hill in Washington DC. This is the phase of the new administration coming and thinking of new strategy, new foreign policies. We are here at the anniversary of the 26/11, wherein the Pakistan terrorists have come to Mumbai and killed many innocent people, including 6 Americans as well. Just they looked at the passport of the US Americans and killed them. So, and US intelligence knows that this has been done, controlled by Pakistan intelligence itself directly. So that's why we want the new administration not to give any kind of funds for help either in Afghanistan or for Pakistan
and until the Pakistan itself changes and brings the perpetrators of this crime to justice. भारत जिस आतंकवाद के अंत की लड़ाई लड़ रहा है उसमें दुनिया के सबसे पावरफुल देश यानी कि यूएस, उसने हमेशा कहा है, हर मंच पर कहा है कि वो भारत के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए वो डिटर्मिन्ड है। और साथ ही मुंबई हमलों की बात की जाए तो मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए वो डिटर्मिन्ड नजर आता है। और इंडो अमेरिकन का क्या कुछ कहना रहा वो आपने सुन ही लिया। आप जानते हैं कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को भीषण आतंकवादी हमला हुआ और अमेरिका में कई जगह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रोटेस्ट भी हुए। और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन जो है वो हमें विदेश में भी देखने को मिले हैं, हमें यूएस में भी देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी की बात की जाए तो उसके बाहर भी जो है तमाम इंडो अमेरिकन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, हाथों में तख्तियां लिए हुए, और न्याय के दायरे में उन दोषियों को लाने की जो है एक बार फिर से मांग की है। गौर हो कि तमाम सबूत, तमाम डॉसियर सब तक सौंपे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का अब तक ये कहना रहा है कि उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं। हालांकि उसके बाद भी जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके बावजूद भी कभी भी पाकिस्तान की ओर से जो है कोई खास रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि हर वक्त एक डबल स्टैंडर्ड जो उनकी ओर से खेला गया। तो इन तमाम हमलों पर उनका आज भी वही कहना है जो वो पहले कहते आए हैं। तो इसके बाद हम उन तमाम सवालों पर भी नजर डालेंगे जिस पर आज हम आपके साथ इस मंच से स्ट्रेट टॉक करेंगे, और हम चाहेंगे कि उन सवालों पर आप हमें कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और आज बात एक ऐसे आतंकवाद की कर रहे हैं जिसके दिए हुए जख्म बहुत गहरे तो हैं, लेकिन समय बीतने पर उनकी जो गहराई है कम हुई है, लेकिन देखा जाए तो वो जख्म कभी पूरी तरीके से खत्म हो नहीं सकते हैं। तो आतंकवाद पर आज लगातार बात करते हुए हम तमाम उन हमलों की बात भी कर रहे हैं जिसके तहत हम एक सवाल उठाते हैं कि आतंकवाद का जो अंत है। हालांकि ये सवाल बहुत बार उठाया जाता है और उनका जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे और आतंकी हमले होते हैं, ऐसी आतंकी वारदातें होती हैं, छिटपुट भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो फिर ये जो सवाल है एक खुद जन्म लेना शुरू हो जाता है। क्योंकि आतंकवाद जो अपना दुनिया भर में पैर पसार चुका है, उसका जो दंश है वो इतनी जल्दी जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हर देश को जो है अब उसे झेलना ही पड़ रहा है आज की डेट में। तो देखा जाए तो आतंक का अंत कैसे, इस सवाल का जो जवाब है हम आपसे आज आपसे जानना चाहेंगे, अपने व्यूअर से जानना चाहेंगे। ये जो तमाम सवाल जो फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, उन सवालों पर आप हमें कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कॉल कर वो कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है टेलीविजन स्क्रीन पर। इन सवालों के साथ साथ वो नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आप उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। आतंक का अंत कैसे, और इसके साथ साथ आज हम बहुत ही अहम सवाल इस विषय से जुड़ा हुआ जो आपके लिए लेकर आए हैं, और वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें आपका ओपिनियन क्या है। आतंकवाद को समझे बगैर ही समाधान खोजना आखिर कितना सही है, क्योंकि इसके कितने प्रकार हैं और इसके साथ तमाम पहलू जो हैं वो आज जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी कि हर देश में जो आज आतंकवाद है, जिस तरीके से उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, वो जड़ें जो हैं वो अलग अलग किस तरीके से हो गई, उन्होंने जन्म कैसे लिया। क्या हम आज ये कह सकते हैं कि असंवेदनशील जो होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं, क्या वही आतंक की राह पर चलते हैं? क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन रहा है, जो बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं था, या किसी तरीके से कहा जाए तो वो गरीब भी नहीं था, लेकिन आतंक की राह पर वो किस वजह से आया। सवाल ये भी कि ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है आज, ऐसी ये कौन सी विचारधारा है जिससे आतंक का जन्म हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि
एक सामाजिक असमानता जो है, या फिर कहें कि एक तरीके से धार्मिक तौर पर इसे कहा जाए, या फिर ये जो सांप्रदायिक वाली जो बातें होती रहती हैं उससे जुड़े जो तमाम विषय हैं उनकी वजह से आतंक का जन्म होता है, या फिर इन सभी की वजह से आतंकवाद का जन्म होता है। और अगर ये जन्म होता है तो फिर इसका अंत कैसे हो? हम आपसे आखिरी सवाल ये भी उसका जो जवाब है वो जानना चाहेंगे कि जो देश आज हम पर बंदूकें तानते हैं, हम पर हमले करते हैं, क्या उनसे बातचीत संभव है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आतंक का दंश जो है दुनिया भर के कई देश फिलहाल झेल रहे हैं। उसमें भारत हो, यूएस हो, और भी कई कंट्रीज हैं। हम उन सभी हमलों को जब हम एकाएक याद करते हैं, तो चाहे वो लंदन में किए गए बम धमाके हों, या फिर उन 9/11 का हमला हो, 26/11 का हमला हो, नैरोबी में किए गए हमले हो, तमाम हॉस्टेजेस को जिस तरीके से जो है बंदी बनाया गया और आतंकी हमला किया गया, और भी कई इस तरीके के तमाम बड़े आतंकी हमले, उन सब की जो जड़ें हैं हमने देखी हैं कि अलग अलग रही हैं। तो आखिर ये जो जड़ें हैं वो अलग किस तरीके से हुई हैं? हम अपने तमाम व्यूअर्स से आज जानना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, इन तमाम सवालों के जो जवाब है उनसे जानना चाहेंगे। आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि आतंकवाद का जो जन्म है आखिर होता कैसे है? और क्या इसके लिए हम सिर्फ इन चीज़ों को दोषी ठहरा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी है, या फिर अनपढ़ता है, गरीबी है? ये तमाम चीज़ों की वजह से जो यूथ है आज का वो इस राह पर चलने के लिए मजबूर हो चुका है, या और भी कई कारण हो सकते हैं? तो कॉल कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा इन तमाम सवालों पर। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर इस मंच का हिस्सा बनेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कॉल करेंगे और इन तमाम सवालों पर आज अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे। लगातार आतंकवाद पर हम बात कर रहे हैं, और आतंकवाद जिसके दिए हुए जख्म बहुत गहरे होते हैं और समय बीतने पर उनकी जो गहराई है कुछ हद तक कम जरूर हो सकती है, मगर वो जख्म कभी पूरे खत्म नहीं होते हैं। आतंकवाद देखिए अपने सभी रूपों और प्रकारों में एक तरीके की ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है, एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है। आतंकवाद से व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को बहुत गहरा और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक मौजूद रहने वाला नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद और हिंसक अतिवाद का खतरा आज हम सभी के सामने एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज बना हुआ है। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों ने दिखाया कि कोई भी समाज और देश आतंकवाद के जख्मों और उसके क्रूर निशानों से अछूता नहीं है। नैरोबी के दूतावास पर हमला हुआ, या लंदन बम हमला हो, 9/11 के हमले हो, या 26/11 के हमले, और भी कई आतंकी हमलों के जख्म आज भी हरे हैं। उनका जो दर्द है वो कम नहीं हुआ है, और जब जब ये याद आते हैं तो अंदर से हम फिर सहम जाते हैं। कई देशों में कई समस्याएं होती हैं जिन्हें देखा जाए तो वक्त रहते खत्म किया जा सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसी भी उन समस्याओं में से समस्याएं होती हैं जिन्हें आसानी से कभी खत्म किया नहीं जा सकता है, और उन्हीं में से सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद। अब वैसे तो हर देश का अपना एक तरीका होता है और कानून भी है जिसके तहत आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया जा सकता है, लेकिन ये जो आतंक है ये ऐसा है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो चली हैं, और समय रहते रहते ये और गहरी होती चली जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस समस्या को समझे बिना इसका समाधान निकाला जा सकता है, इसका अंत किया जा सकता है? दरअसल देखिए, हर देश में जो आतंकवाद है उसकी जड़ें जो हैं वो डेफिनेटली अलग अलग हैं, और जहां तक सवाल भारत में किए गए आतंकवादी हमलों की बात का है तो उसकी जड़ पाकिस्तान और भारतीय राजनीति में गहरी बैठ गई है। आप सोचेंगे कि भारतीय राजनीति में कैसे? तो ये कहना होगा कि भारत की राजनीति में एक बड़ा तबका पाकिस्तान के प्रति दोस्ती और मिल बैठकर समस्या के समाधान की बात करता आया है, और दूसरा तबका ऐसा है जो उसे सबक सिखाने की भी बात करता है। ये दोनों के जो मार्ग है ना, वो अब देखा जाए तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, और प्रैक्टिकल नहीं है यही एक सबसे बड़ी
मुसीबत है। जब तक किसी देश की कोई एक ठोस नीति या फिर कहें कि विचारधारा नहीं होती है तो वो देश हमेशा ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता ही है। साथ ही उसके जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं वीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा शायद भारत के साथ भी है। अब ऐसे में देखिए, शत्रु देश इस परिस्थिति का जो है वो लाभ जरूर उठाते हैं, उस देश को भीतर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से ऑपरेशन टॉपिक ये क्यों सफल हुआ होगा? ये इसलिए सफल हुआ होगा क्योंकि इन गुजरे दशकों में हमारी सरकार ने कभी भी इस ऑपरेशन को असफल करने के बारे में शायद ही सोचा हो। कोई सोचकर इस पर एक्शन लेता है तो दूसरी सरकार के आते ही नीति बदल जाती है। अब भारत के साथ देखिए, इन गुजरे दशकों से यही होता आया है, कभी हाँ और कभी ना, ऐसा करने वालों का अस्तित्व कहीं ना कहीं मिट गया है। खैर, अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं। हम ना यहाँ पर सिर्फ भारत की बात करेंगे बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों की बात करेंगे जो इस आतंक का अंत झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये जो हम आपके लिए लेकर आए, वो सवाल सिर्फ भारत जिस आतंक का दंश झेल रहा है वो सवाल उससे जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये दुनिया में जो अपना आतंक पैर पसार चुका है, ये सवाल उसके लिए है कि बिना सोचे समझे इस आतंकवाद की डेफिनेशन को बिना सोचे समझे क्या उसका समाधान निकल सकता है? क्योंकि डेफिनेटली आज हम ये समझ चुके हैं कि हर देश में जो आतंकवाद अपना पैर पसार चुका है उसकी जड़ें बेहद जो है वो डिफरेंट हैं, और जिस आइडियोलॉजी के साथ वो आतंक लगातार पैर पसार रहा है वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट है। लेकिन आप इस बात से कितना सहमत हैं, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, आज के इस टॉपिक का हिस्सा बनेगा। उम्मीद करती हूं कि कॉल कर आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और आतंक का अंत कैसे, आज इस पर लगातार हम अपने व्यूअर्स के साथ कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक। तो आप भी अपनी भागीदारी दीजिए और कॉल कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और ये बताइएगा कि आतंकवाद को समझे बगैर ही उसका समाधान क्या ढूंढा जा सकता है। दरअसल आज जो दुनिया की तस्वीर हमारे सामने है वो क्रूसेड जिहाद हो, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद हो और अमेरिका और मार्क्सवाद की क्रांति का ये परिणाम नजर आता है। ये कहना गलत है कि असंवेदनशील लोग, अनपढ़ लोग या जो कम बुद्धि के लोग हैं वही आतंकी राह पर चलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि क्या उसामा बिन लादेन गरीब या फिर अनपढ़ था। दरअसल बुद्धिमान होना भी अपने आप में देखा जाए तो एक बड़ा आतंक हो सकता है। सवाल ये कि क्या धर्म की विचारधारा से आतंकवाद का जन्म होता है? क्या सत्ता की जो एक अभिलाषा होती है, एस्पिरेशन होती है और सरकारें मिलकर आतंकवाद को पराजित करती हैं? क्या सांप्रदायिक सोच से आतंकवाद का जन्म होता है? आप समझ सकते हैं कि तमाम जो चीजें हैं, हम किन किन पहलुओं को इन सवालों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी उस पर अपनी राय रखेंगे कि इससे आप कितने सहमत हैं। हम सवाल ये भी उठा रहे हैं कि ये जो एक सोशल डिस्पैरिटीज हैं जिसे सामाजिक असमानता कहते हैं, क्या उसके कारण भी आतंकवाद का जो जन्म होता है? और हम सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या विरोधी विचारधारा होने के कारण ही आतंकवाद का जन्म होता है? क्या अबव जो चीजें जो हमने गिनाई हैं उन सभी तरह की विचारधारा से एक आतंकवाद का जन्म होता है? तो ये तमाम अहम कड़ियां आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि दुनिया के जो तमाम देश हैं जो आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, उस आतंक की जो जड़ें हैं इसी वजह से बेहद अलग हो गई हैं। तो ये जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से दे सकता है। यदि कोई धर्म का पक्षधर है तो वो धर्म का बचाव करेगा, यदि वो कम्युनिस्ट है तो धर्म को दोषी मानते हुए सत्ता और सामाजिक असमानता को इसके लिए जिम्मेवार ठहराएगा। खैर, हम आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे से जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। नमस्कार आलूवालिया जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। नमस्कार गीत जी, पहले तो आपको थैंक्स गिविंग की बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू द सेम। थैंक यू। और ये जो आज का जो सवाल है इसकी गुत्थी
बड़ी मुश्किल है, आसानी से सुलझने वाली नहीं है। एग्जैक्टली सर, यू आर राइट। अब आप देखें, एक चाणक्य थ्योरी है, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, साम दाम दंड भेद। बिल्कुल। ये एक थ्योरी है, उसको अगर पहली काम ना आए तो दूसरी इस्तेमाल करो, दूसरी ना आए तो तीसरी इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर चौथी इस्तेमाल करो। जी। अब सवाल ये है कि हम लोग जो सारी चीजें भी हम इख्तियार कर लें, कि बातचीत कर लें, इनकी सहायता कर लें, कुछ भी कर लें, लेट मी बैक इट अप। ये हमारी जो आतंकवाद है, ये शुरुआत कहाँ से होती है वो हम सबको मालूम है। अब उस देश से अगर हम बातचीत करें, कुछ करें, तो बड़ा मुश्किल है कि बातचीत हम किससे करें। हम लोग, हमें पता है कि वहाँ पे मिलिट्री रिजीम है। अगर हम बातचीत करते हैं तो हम मिलिट्री रिजीम से बात करते हैं, और इसका मतलब ये हम उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। चलो, अपना फायदा सोच के हमने ये भी फैसला कर लेते हैं कि आतंकवाद को हमने खत्म करना है, तो बातचीत ही कर लेते हैं जी। लेकिन वो सुलझने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है, और वो ना तो समझेंगे, ना उन्होंने इरादे अपने बदलने हैं। अब आपकी जो पहली 2-3 सवाल जो मिसालें हैं, अगर वो फेल हो जाती हैं, ओके। फिर आप कहते हैं यार इसको तो इजराइल की तरह इन पे धावा बोल दो। स्ट्राइक्स करने शुरू करो। लेकिन उसमें भी दिक्कत है कि इजराइल जो है वो स्ट्राइक करता था उन देशों पे जो मुस्लिम नेशन थे, और उनको हेल्प कहीं से नहीं मिलती थी जी। लेकिन इस देश को अगर हम करते भी हैं तो 2-3 देश जो हैं वो उसकी सहायता में खड़े हो जाते खड़े हो हैं। जाएंगे, बिल्कुल। हाँ। चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब वो खड़े इसलिए हो जाएंगे कि उनको ये नहीं है कि उनको इनके साथ सहानुभूति है, नहीं, वो खड़े हो जाएंगे इसलिए कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है पैसिफिक ओशन से आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। उनको ये है कि जो वेस्टर्न पावर है वो ईस्टर्न पावर के ऊपर हावी ना हो जाए, बस ये है। अब सवाल ये है कि आप एक नेशन पे स्ट्राइक करेंगे तो आप 3 पे कर रहे हैं जी। और जब आप स्ट्राइक करें तो मेक श्योर कि आपके पीछे भी ताकतें हों। अगर वो नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे आपको ग्राउंड बनाने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि हमारे साथ जो पावरफुल नेशंस हैं वो हमारे साथ हों, और वो नेशन जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि ये टेररिज्म वाकई है। अब मिडिल ईस्ट में ये प्रॉब्लम हुई, खत्म हो गई ना, लेकिन उसमें भी एक ऑयल का झगड़ा था, वेस्टर्न नेशन का खुद का खतरा था कि अगर ऑयल एक्सपेंसिव हो गया तो हमारे देश जो है उजड़ जाएंगे। हर एक चीज एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये जो मसला है ये वाकई बहुत मुश्किल है। तो इतना खून खराबा करने से मैं समझता हूं कि अगर आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करें, वो चाणक्य की बेस्ट थ्योरी है। उसी से कुछ ना कुछ हल निकल जाए, नहीं निकलेगा तो जीना पड़ेगा ऐसे ही इनके साथ, जैसे अब तक जीते आ रहे हैं। एक देश को तो मिटना ही पड़ेगा। तो अब इसका हल तो जब तक हम अपने लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ना कर लें, अब हमने मान लिया कि हम आपसे बातचीत करेंगे कश्मीर के ऊपर, लेकिन उसमें टेररिज्म भी इन्वॉल्व होगा, तो बात करें जरूर, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ साथ उनकी मिलिट्री भी साथ आएगी, फिर आपको क्या जवाब होगा। Exactly. तो ये सोचने की बात है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत सी ऐसी तमाम कड़ियां जो आपने शुरुआत में ही कहा था अपनी ओपिनियन रखने से पहले कि ये तो देखिए एक ऐसा शब्द है ना जिस पर जितनी बात की जाए वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वाकई अपने आप में ये बड़ा ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिससे तमाम कड़ियां जुड़ी हुई हैं, और जब एक कड़ी को सुलझाते हैं तो दूसरी कड़ी खुद ब खुद जो है वो निकल कर सामने आ जाती है।
एनीवेज थैंक जी यू। हाँ, और उसमें हमारे जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हाँ जी। हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, वो हमें एडवाइस करें, वो हमें बता रहे हो, आई थिंक दे डू, वो उनको मालूम है, वो एडवाइस कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को। और हमें तो कुछ इतनी खुफिया जानकारी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट जो बेहतर होगा वो इख्तियार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, शुक्रिया। अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो आप भी कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि जो तमाम सवाल आज इस विषय से जुड़े हुए आपके लिए लेकर आए हैं उससे आप कितने सहमत हैं, आपकी ओपिनियन क्या कहती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आतंक का अंत कैसे, इस सवाल पर आज हम आपके साथ लगातार स्ट्रीट टॉक कर रहे हैं और आखिर में जो सवाल आपसे पूछा गया था कि जो कंट्री जो देश हम पर बंदूक ताने, क्या उनसे नेगोशिएशन किया जा सकता है, क्या उनसे बातचीत संभव हो सकती है। देखिए इस पर भी सबकी अपनी अपनी अलग राय है। अगर यहाँ पर भी विश्लेषक कहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट से जुड़े हुए, कि शांतिपूर्ण हल की जब जब बात आती है तो देशी इस्लामिक गुटों से बातचीत का रास्ता भी खुला हमेशा रखना चाहिए। अगर पंजाब समस्या, मीजो समस्या का हल निकल सकता है तो ये समस्या भी देर सवेर सुलझ जाएगी। देशी गुटों में जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें फिर से मेन स्ट्रीम में लौटाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अलगाववाद की भावना उनमें से मिटानी ही होगी और जरूरत पड़ने पर जब बल प्रयोग, जो पहले हमारे कॉलर जुड़े हुए थे, साम दाम दंड भेद की बात करते, ये उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने की बात आती है तो विदेशी आतंकवादियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की भी जानी चाहिए और इन्हें मदद दे रहे देशों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने से कभी हिचकना नहीं चाहिए। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई तालिबान से तंग आकर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर तालिबान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की चेतावनी दे सकते हैं, तो फिर क्यों दूसरे देशों की सरकारें बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी आतंकवाद, क्यों भारत सरकार बांग्लादेश पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकती है। आज इस समस्या से सिर्फ देखिए, सेना हो, पुलिस हो या फिर सशस्त्र बल, सिर्फ इन्हें ही नहीं, आतंकवाद से पूरे देश को लड़ना होगा और इसके लिए तात्कालिक हो या फिर दीर्घकालीन सुरक्षा के जो पैरामीटर्स है, जो मापदंड हैं, वो हर देश को बनाने होंगे। अब देखिए, धमाकों से सहम कर आम जनता पर बंदिशें लगाने के बजाय सरकारों को अमेरिका इजरायल की तर्ज पर ढूंढो और मारो की नीति भी अपनानी चाहिए और इन आतंक फैलाने वालों का सफाया कर उनमें पलटवार का ऐसा डर बैठाना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी या आतंकी संगठन भारत और उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचे। अंतर्राष्ट्रीय दबावों की परवाह किए बगैर देखिए, भारत सरकार को इस मुद्दे पर कठोर रुख आज अख्तियार करना ही होगा। जब सरकार परमाणु करार पर इतनी सख्ती से अपने रुख पर अड़िग रह सकती है, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब जब देखिए इस तरीके के टेररिस्ट अटैक आते हैं और दो देशों में खटपट हो जाती है और बात युद्ध तक भी जब आने लगती है, हालांकि होता नहीं है लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसी जरूर आती हैं, तो उससे ये जुड़ी हुई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब सरकारें जो हैं परमाणु करारों पर इतनी सख्ती से अपने रुख पर अड़िग रह सकती है, तो आतंकवाद के मुद्दे पर तो समूचा देश और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। आतंकवाद निरोधी कानून की अगर बात की जाए, ये ऑलरेडी हमारे पास हैं और इन्हें पुख्ता बनाने की जरूरत है। अब देखिए, हाल ही में अलग अलग राज्यों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच और आगे निर्विघ्न कार्रवाई के लिए एक संघीय एजेंसी बनाई जाने की बात हमेशा से आती रही है और हाल ही में ऐसा करने के लिए सरकार ने संकेत भी दिए। अब सुरक्षा बलों को देखिए, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। वर्तमान जो कानून है हमारे देश में, वो इस समस्या से निपटने में प्रभावी नहीं है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए आतंकवादियों या फिर आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों पर भी कठोर कार्रवाई किए जाना चाहिए और इसकी जरूरत भी है और इन व्यक्ति या फिर संस्थाओं पर जो वित्तीय प्रतिबंध हैं वो लगाए जाने चाहिए। अब देखिए, हम भारत में इन तमाम कानूनों की बात कर रहे हैं। ये जो कानून है यहाँ पर बड़े पुराने हैं और अब प्रासंगिक भी नहीं रहे हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हमारे देश में कानून इतने लचीले हैं कि हत्या जैसे संगीन अपराध करने वाले भी कई बार इस लचीलेपन का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। अब इन कानूनों की समीक्षा कर इन्हें वर्तमान सामाजिक आर्थिक ढांचे के अनुरूप बनाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के चलते लोग अपराध की तरफ उन्मुख होते हैं और छोटे अपराधी अक्सर आतंकवादियों की डायरेक्ट या फिर परोक्ष रूप से मदद करते हैं। दाऊद इब्राहिम इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। अब देखिए, दीर्घकालीन उपाय का जिक्र भी जरूरी है। यहाँ पर स्वतंत्रता दी है, पर कई बार इसकी आड़ में बच्चों में बचपन से ही अलगाववाद की भावना भर दी जाती है। सबसे पहले तो देखिए, शायद हमें आने वाली पीढ़ी को आतंकवाद के विरुद्ध और मानवता के हित में ही तैयार करने की आज जरूरत है, आज के समय की जरूरत है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की शिक्षा दी है और इन संस्थानों को बंद करने के बजाय इनमें एक रूपता लाई जाने की बात पर आज बल देने की जरूरत है और साथ ही एक निगरानी प्रणाली की भी स्थापना किए जाने की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ पर चाहे मुस्लिम मदरसे हो, सिख स्कूल हो, मिशनरीज हो या फिर हिंदू पाठशाला, सभी के सिलेबस में बच्चों को सभी धर्मों के बारे में अलग से पाठ रखने की जो बात है वो हमेशा से उन पर बल दिया गया है, जिससे सर्वधर्म और समभाव की जो एक फीलिंग है, जो एक कहें भावना है, वो उत्पन्न हो। अब देखिए, कई बार बच्चों में दूसरे धर्मों के प्रति गलत और बुरी धारणाएं बन जाती हैं और सिलेबस के जरिए से बच्चे के दिमाग में फैली जो तमाम डाउट्स है, भ्रांतियां हैं, वो दूर की जा सकती हैं। ये बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं घूम फिरकर उन तमाम आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और दुनिया के जो हर देश में, दुनिया के तमाम देशों में जो आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, जो जैसी आतंकवादी घटनाएं वहां पर होती हैं, वो इन आइडियोलॉजी से तो जुड़ी हुई हैं। वो आइडियोलॉजी हर देश के साथ अलग अलग है। तो ऐसे में ये जो बड़ा जरूरी है कि बच्चे या फिर कहें यूथ जो है वो आतंक की राह पर चले, उससे पहले ही शुरू से ही हर बच्चे में हर तरीके, हर मजहब से जुड़ी जो एक भावना है वो उत्पन्न किए जाने की जरूरत है। खैर, ये आज के समय की जरूरत है, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद निरोधक जो कानून है उनकी भी समय समय पर समीक्षा किए जाने की जरूरत है, जिससे जरूरत पड़ने पर आवश्यक जो चेंजेस हैं या फिर फेरबदल हैं वो किए जा सके। अब आप देखते हैं कि संघीय एजेंसी और खुफिया तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए अधिकारियों को अन्य विभागों में नियुक्तियों पर भेजे जाने की भी बात कही गई है हर वक्त। और इससे क्या है कि इससे अधिकारियों में सूचना तंत्र की समझ और नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है और ये जो आतंकी धमाके होते हैं, इन धमाकों में स्थानीय लोगों की जो लिप्तता है वो भी अक्सर हमें संकेत मिलते रहते हैं और समय समय पर ऐसे भी संकेत मिले हैं कि आतंकवादी सेना और अन्य महत्वपूर्ण संगठन में घुसपैठ ये कर चुके हैं। अब ये जो चीजें हैं कहां पर हमें देखने को मिलती हैं, ये हमें अक्सर कश्मीर में देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहां पर यही चीजें तो व्याप्त हैं। तो ऐसे तत्वों की आज पहचान किए जाने की जरूरत है। ऐसे तत्वों की पहचान एक्चुअल में की भी जा सकती है और साथ ही आतंकवादी घटनाओं और जो तमाम दंगे, फसाद इत्यादि, इन सब को उसी तरीके से रोका जा सकता है। पर उसके लिए जरूरत किस चीज की है? एक मजबूत सूचना तंत्र स्थापित करने की, स्ट्रैटेजिकली तरीके से चलने की, एक ऐसी एकीकृत निगरानी एजेंसी बनाने की जिससे लोग सभी विभागों में फैले हों और जो सभी विभागों पर मिली सूचना के आधार पर समय रहते संबंधित विभागों को इन्फॉर्म कर सकें। तो ये तमाम अहम चीजें हैं जो हमेशा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर बल देते नजर आए हैं। अब देखिए, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति में भी देखिए इस तरीके की बातों पर तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। अब हाल ही के पिछले कुछ सालों के जो आतंकी घटनाओं की बात करें, उन वारदातों की बात करते हैं, फिर चाहे वो पुलवामा में हुआ अटैक हो, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं, स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद भी आप देखते हैं कि राजनीति किस कदर हावी रही। और ऐसे में जिस दुश्मन देश ने इस तरीके का कदम उठाया, ऐसी आतंकी वारदात उनकी ओर से हुई, क्या उन्हें मैसेज जा रहा होगा? तो उसका इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली एक नेगेटिव तरीके से पड़ता है। दैट्स व्हाई हमेशा ये कहा जाता है कि ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पर देश हित में सोचें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें।
शीर्ष नेतृत्व को दरअसल आज कुछ कठोर कदम उठाने ही होंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने राजनीतिक हित भी खतरे में क्यों ना डालने पड़े, क्योंकि नेता हो या आम आदमी, सबका वजूद इस देश से जुड़ा हुआ है और इसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं सर्वोपरि है। तो कुल मिलाकर आज आतंक का अंत कैसे, हम इस पर लगातार बात कर रहे थे और देखा जाए तो एक जो सवाल हमने बहुत ही शुरुआत से ही हमने जो उठाया कि आतंकवाद को समझे बगैर ही क्या समाधान खोजना सही है। हाउ राइट इज इट टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड टेररिज्म। तो ये अपने आप में बहुत ही डीप शब्द है जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। कारण बहुत से हैं, फिर चाहे वो सांप्रदायिक चीजों से जुड़ी हुई चीजें हो या फिर असंवेदनशीलता होना, अनपढ़ता होना, बेरोजगारी होना या फिर धर्म से जुड़ी हुई, धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई जो एक लड़ाई अक्सर हम देखते हैं जिसकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं राजनीति से उठती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत में ये चीज कहीं ना कहीं व्याप्त है। कुल मिलाकर यहाँ पर आइडियोलॉजीज जो है वो हर देश के साथ डिफरेंट है और इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ ये जो आतंकवाद है वो हर देश के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर देश हित में जब हर कोई सोचेगा तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि उन्हें एक एक करके कट करना बहुत समय बीत सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो तमाम चीजें जिन पर हमने पहले बात की, फिर चाहे वो शुरू से ही बच्चों में हर मजहब को लेकर एक भावना उत्पन्न कराने की बात हो, राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात हो, कानूनों को कड़े करने की बात हो, साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है उस पर स्ट्रिक्टली तरीके से चलना, ये तमाम चीजें हैं, सब पर जो है वो फोकस करना हर देश के लिए आज के समय की जरूरत है। कुल मिलाकर आज जो तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचना होगा और ये आज के समय की इसीलिए जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नेता हो या फिर हम जैसे आम आदमी, सबका वजूद इस देश से है और इसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। फिलहाल इसी नोट के साथ इजाजत लेना चाहेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के ठीक बाद जसंदे का बेहद खास प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज आपके सामने होगा। इस प्रोग्राम से जुड़िए, देखते रहिए जस हिंदी। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।